अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग खैरियत से होंगे। फाइनली आप लोगों के लिए जिस चीज का इंतजार था वो इंतजार की घड़ी समाप्त हो चुकी है। हम लोग सेंटअप एग्जाम का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर के साथ हाजिर हो चुके हैं और आज की क्लास में हम लोग पूरा 100 ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन देंगे, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ साथ में, और उनके अलावा आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी हम लोग सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं इसी एक ही वीडियो में। ठीक है, तो जो भी बच्चे नए आ रहे हैं, आप लोग चैनल पर नए मेहमान हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली जितने भी क्लासेस हो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच पाए, क्योंकि हम लोग क्लास 12 के लिए स्पेशली उर्दू की तैयारी कराते हैं। और आपको जानकर बेहद खुशी होगी, हम लोगों का एक ऐप है AS उर्दू एजुकेशन नाम से, वहां पे हम लोगों का अभी हाल ही में एक करेज कोर्स लॉन्च हुआ है। उस कोर्स में अगर आप लोग ज्वाइन हो जाते हैं तो एग्जाम के पैटर्न पे वहां पे अच्छे से पढ़ाया जाता है। उस कोर्स में ज्वाइन होने के बाद 95+ की गारंटी हम आपको देंगे। ठीक है, इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है ऐप का, या फिर प्ले स्टोर पे जाकर के सर्च कीजिए जो नाम चैनल का है AS उर्दू एजुकेशन नाम, जाकर के आप लोग सर्च कीजिए प्ले स्टोर पे और वहां से आराम से जो है ना डाउनलोड करके आप लोग करेज कोर्स में ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो आप लोगों को डाउनलोड करने में दूसरा बेनिफिट ये है कि सब्जेक्टिव का जो पूरा सॉल्यूशन हम लोग देंगे, सॉल्यूशन PDF आपको ऐप में अपडेट करा देंगे। वहां पे एक फोल्डर दिखेगा ई बुक वाला, वहां पे जाना आप लोग और सेंटअप का जो है ना जो पेपर रहेगा उसको आप लोग आराम से जाकर के देख लेना। ठीक है, तो आइए आज के सेशन का हम लोग शुरुआत करते हैं। पूरी तरह से अच्छे से हम लोग जो है ना एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग पढ़ाएंगे, क्योंकि सेंटअप का एग्जाम से आपका बोर्ड एग्जाम में 15-20 क्वेश्चन हूबहू आ जाता है। तो हम लोगों को सेंटअप के पर्पज से सिर्फ नहीं पढ़ना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपका बोर्ड में भी आता है। तो उस हिसाब से हम एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको पढ़ाएंगे ताकि जो है ना क्लास आपको दिलचस्प भी लगे और हर एक चीज एक बारी बारी से समझ में भी आ जाए। तो आइए आज के सेशन का हम लोग शुरुआत करते हैं। उत्प्रेषण परीक्षा 2024। ठीक है, ये आपका सेट कोड ए है उर्दू कंपलसरी। ये आपका चाहे आप ISC यानी साइंस से हो या फिर कॉमर्स से हो या फिर IA यानी आर्ट से हो, ये तीनों स्ट्रीम के लिए एक ही क्वेश्चन पेपर होता है उर्दू का। तो आप लोग इस पेपर को अच्छे से देख लेना और उसके बाद एग्जाम में हूबहू यही छाप देना है आपको। ठीक है, बाकी कोर्स जो बच्चे लेना चाहते हैं ना, हमारे नंबर को आप लोग नोट कर लें ताकि आपको कोर्स ज्वाइन करने में किसी तरह की परेशानी दुश्वारी ना आए। नंबर है 95082147 और 60। इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर लेना, डायरेक्ट हमसे बात हो जाएगी। ठीक है, इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप लोग अगर कोर्स ज्वाइन करने में आपको दिक्कत आए, परेशानी है, तो फिर कांटेक्ट कर लेना, या नंबर का स्क्रीनशॉट आप लोग यहां से डायरेक्ट ले लीजिए। ठीक है, तो आइए शुरू हो जाइए सभी बच्चे। देखिए ये हम लोगों का कुल मिला के अगर बात करें क्वेश्चन की, 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 100 में से आपको 50 का जवाब देना है और 7 सब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 107 आपका जो है ना क्वेश्चन रहने वाला, टोटल क्वेश्चन 107, और समय 3 घंटा 15 मिनट। मेंस एग्जाम में भी यही टाइम रहेगा, सेंटअप में भी यही टाइम रहेगा। ठीक है, और फुल मार्क्स आपका पूर्णांक कितना है, 100 नंबर का एग्जाम होने के लिए जा रहा है। और इस तरह से कुछ आपको सेंटअप एग्जाम में जो दे रखा है और बोर्ड लेवल में भी बिल्कुल सेम ऐसे ही आपका क्वेश्चन पेपर रहने वाला है, दिखने वाला है। यही हाशिया, यही सारा चीज, सारा रूल रेगुलेशन, ये पूरा कंप्लीट यही रहने वाला है। ठीक है, तो सेक्शन ए में आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, जहां पे आपको बोला जाएगा कि मारूजी सवालात में से 50 का सही जवाब मुंतखब करें यानी चुने। 50 से ज्यादा जवाब देने पर जो है ना शुरू के ही 50 सवालात जांचे जाएंगे। तो 50 ही जवाब, 50 ही, यानी चाहे आप कोई भी क्वेश्चन का जवाब दो, जरूरी नहीं है कि 1 से 50 तक। ठीक है, यानी आपको जवाब देना है 50 क्वेश्चन का। ये जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ लाइनिंग बाय लाइनिंग 1 से लेकर 50 तक जवाब दो, ये जरूरी नहीं है। आपको कुल मिला करके टोटल सवालों को गिन करके 50 आपका होना चाहिए OMR शीट पे। मान लो आप लोग 10 क्वेश्चन 1 से 10 नंबर तक दे दिए, इधर छोड़ दिए, उसके बाद आप लोग शुरू किए 50 नंबर से। ठीक है, 50 से शुरू किए, फिर जाकर के उधर कितना 90 तक दे दिए, यानी 10 इधर हो गया, 90 तक उधर हो गया, 40 उधर, 10 इधर, कितना हो गया, 50 हो गया। कहीं से भी दें, कुल मिलाकर के 50 जवाब आपको देना है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले सवाल को देखते हैं हम लोग। सवाल नंबर 1 है, ध्यान से देखें सारे बच्चे। सवाल नंबर 1 क्या है, फरहतुल्लाह बेग नजीर अहमद के घर क्यों आते थे। ठीक है, ऑप्शन है पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, तफरीह के लिए, उसके बाद इल्मी गुफ्तगू के लिए। तफरीह का मतलब होता है घूमना, पढ़ने के लिए, और यहाँ पे क्या है, पढ़ाने के लिए, इल्मी गुफ्तगू के लिए। तो फरहतुल्लाह बेग याद रखेंगे नजीर अहमद के शागिर्द हैं, स्टूडेंट हैं। तो शागिर्द जाहिर सी बात है पढ़ने के लिए जाएंगे किसके पास, नजीर अहमद के पास। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर
नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 2 है, ध्यान से देखना। रॉकफेलर किस चीज की तिजारत करता था? ऑप्शन है नारियल का तेल, कद्दू का तेल, सरसों का तेल और मिट्टी का तेल। तो रॉकफेलर का ताल्लुक अमेरिका से था, अमेरिका का ये एक बिजनेसमैन था, ताजिर था, ठीक है। और इसका ताल्लुक कहां से है? अमेरिका से, ये चीज जान लिए। चैप्टर नंबर 2 का नाम है मिट्टी का तेल, उनके मुसन्निफ का नाम है ख्वाजा हसन नजामी। उसी में इसका जिक्र किया गया है कि ये जो है ना मिट्टी का तेल की तिजारत किया करता था। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। और मिट्टी का तेल ये किस सिंफ में आता है? यह एक आपका मजमून है, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोग अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे, हो सकता है यही 100 ऑब्जेक्टिव में पूरा आपका मेंस एग्जाम में भी जो है ना बन जाए, एक्सप्लेनेशन के साथ में अगर पढ़ते हुए चलते हैं तो। देखिए आपका जो है सवाल नंबर 3 है, मिट्टी का तेल क्या है? अफसाना है, नाविल है, खाका है या फिर मजमून है? तो हम आपको ऑलरेडी बता दिए मिट्टी का तेल ये एक मजमून है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सवाल नंबर 4, शिबली की किस नामुकम्मल तसनीफ को सुलेमान नदवी ने मुकम्मल किया या फिर सैयद सुलेमान नदवी ने मुकम्मल किया? ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है सीरतुल नुमान, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल फारूक, अल मामून। तो याद रखेंगे सीरतुन नबी नाम से 7 जिल्दों में एक इनकी जो है ना शिबली नुमानी की मुकम्मल नहीं हो सकी थी। एक जिल्द मुकम्मल हुआ था और दूसरा जिल्द लिखने का मरहला बाकी था, उतने में इनका इंतकाल हो जाता है और उसके बाद जाकर के उनके शागिर्द जो है ना पूरी तरह से इसको मुकम्मल करते हैं 7 जिल्दों में, जिसका नाम होता है सीरतुन नबी। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस किताब का नाम पड़ा, उसके पीछे भी रीजन है। रीजन ये है कि हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो है ना तमाम सीरतों को बयान किए हैं, उनकी सीरत के बारे में पूरी तरह से इसमें तफसील के साथ बयान किए हैं 7 जिल्दों में, यानी 7 पाड़ा में। जिस तरह कुरान शरीफ का पाड़ा होता है ना, पारा नंबर 1 से लेकर 30 तक, उसी तरह 7 जिल्दों में ये शाये किए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला सवाल, सवाल नंबर 5 है, ध्यान से देखना सारे बच्चे। इंशाइया निगार का मकसद क्या होता है? ऑप्शन है जिद्दत तराजी, तंजो मज़ाह, सादगी और आलिमाना बहस। तो इंशाइया निगारी का मकसद होता है जिद्दत तराजी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल आपके पास सवाल नंबर 6 है। आप लोग पहले आंसर देने की कोशिश करना, फिर जाकर के जवाब देखना, क्योंकि हम आपको क्वेश्चन बताते हैं, आंसर बताते हैं, फिर आपको जवाब देखना है। देखिए, दर्ज झैल में गैर अफसानवी अदब कौन है? यानी इनमें से कौन ऐसा सिन्फ है जो अफसाना नहीं है? ये क्या है? गैर अफसानवी अदब है, ठीक है। ऑप्शन है नावल, ऑप्शन है दास्तान, अफसाना और इंशाइया। अफसाना में पता चल रहा है कि ये तो खुद अफसाना है, यानी किस्सा कहानी है। नावल में जो है ना, ये नावल क्या होता है? इसमें लंबी तवील गुफ्तगू, तवील कहानी होती है। लंबी कहानी को हम लोग नावल कहते हैं। नावल से थोड़ा छोटा होता है, वो होता है दास्तान। आपका दास्तान में जो है ना 5-6 कहानी एक जगह बयान किया जाता है, तो ये आपका क्या हो गया? दास्तान हो गया। तो ये भी किस्सा कहानी में ही तो आएगा। लेकिन या अगर बात करें इंशाइया की, तो इंशाइया ये मजमून के एक किस्म है, और इंशाइया में जो है ना, ये इंशाइया इसमें अफसाना वगैरह बयान नहीं की जाती है। आप लोग मजमून का डिफिनेशन पढ़े होंगे कि किसी खास मौजू पर जो तहरीर कलमबंद की जाती है उसको हम लोग अदब की इस्तिलाह में मजमून कहते हैं। कहने का मतलब ये है, मान लो आप लोग इसे कहो इंग्लिश में या फिर हिंदी में निबंध कहो, ठीक है। किसी एक टॉपिक पर लिखी जाती है, जैसे बकरा ईद हो गया, मुहर्रम हो गया, दुर्गा पूजा हो गया, इस तरह से किसी एक टॉपिक पर लिखी जाती है, उसको हम लोग मजमून कहते हैं, इसे कहते हैं या फिर निबंध कहते हैं। उसी तरह इंशाइया में भी एक किसी खास मौजू पर लिखी जाती है, लेकिन इसमें थोड़ा अंतर यह है कि उस मौजू पर तो लिखेंगे ही, उस मौजू का सहारा लेकर के किसी अदर टॉपिक की तरफ निकल जाएंगे, यानी किसी और भी जाने का इसमें रिवाइज होता है, इसमें जा सकता है। तो ये क्या होता है कि किसी एक खास टॉपिक पे ही, एक मौजू पर ही लिखी जाती है। कौन चीज? इंशाइया। इसलिए ये अफसाना नहीं है, किस्सा कहानी नहीं है। ये क्या है? ये एक गैर अफसानवी अदब में शामिल है, ये अफसानवी अदब में शामिल नहीं है, ठीक है। उम्मीद करते हैं अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका इंशाइया बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सवाल नंबर 7 है, एक मुमताज नाकिद के अलावा वजीर आगा की शोहरत किस चीज में थी? ठीक है, एक मुमताज नाकिद के अलावा वजीर आगा की शोहरत किस चीज में थी? आपसे पूछा जा रहा है कि वजीर आगा तो एक नाकिद थे ही। नाकिद यानी किसी भी चीज का जो है ना नाकिद करना या फिर तनकीद करना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक खत लिख रहा हूं, अब इस खत को लिख करके हम भेज रहे हैं या फिर इसको पब्लिश करना चाह रहे हैं। मान लो एक बुक हम लिख रहे हैं, फिर उसको हम लोग पब्लिश करना चाह रहे हैं,
तो उस पब्लिश करने से पहले कोई दूसरा इंसान उसका जांच करेंगे, उसमें क्या अच्छाई है क्या बुराई है, या फिर खरे खोटे की पहचान करके फिर उसको जो है ना आगे तक पहुंचाना, वो क्या होता है, तनकीद करना होता है। और तनकीद करने वाले को नाकिद कहते हैं, ठीक है। तनकीद करने वाले को क्या कहते हैं, नाकिद कहते हैं। तो ये तो नाकिद थे ही, उनके अलावा और किस फील्ड में जो है ना इसको टैलेंट था, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन है अफसाना निगार में, इंशाइया निगार में, नावल निगार और सवाना निगार। तो याद रखें, एक मुमताज नाकिद के अलावा वजीर आगा की शनाख्त जो पहचाना जो जाता है ये इंशाइया निगार की वजह से, ठीक है। किस किस वजह से, नाकिद की वजह से, इंशाइया निगार की वजह से, और एक चीज हाँ शायर की वजह से भी ये पहचाने जाते हैं। यानी 3 फील्ड में ये अपना कमालियत रखते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर 8 आता है आपके पास, इंशाइया किस चीज की पैदावार है। ऑप्शन है मवाफिक हालात, इल्म की गहराई, शगुफ्ता मोड़ और नाखुशगवार हालात। तो इंशाइया किस चीज की पैदावार है। इंशाइया में जो है ना आप पढ़ेंगे इंशाइया के बारे में अच्छे से तो पता चलेगा कि ये जो है ना शगुफ्ता मोड़ की पैदावार है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 9 है, ध्यान से देखना सारे बच्चे। अहमद जमाल पाशा का खास अदबी मैदान क्या था। यानी अहमद जमाल पाशा जो जाने जाते हैं उर्दू फील्ड में, उर्दू दुनिया में, इसका खास अदबी मैदान क्या था। क्या ये अफसाना निगार थे, क्या ये तनकीद निगार थे, क्या ये फिर जरीफाना शायर थे, किस फील्ड में किस में महारत हासिल रखते थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। किस वजह से आज लोग इनको जानते हैं। तो ध्यान रखें, ये देखिए ऑप्शन तंज़ो ज़राफ़त, तनकीद, शायरी या फिर तहकीक। सही आंसर आपका ऑप्शन है, यानी तंज़ो ज़राफ़त की वजह से ये जो है ना उर्दू फील्ड में अपना पहचान बनाए हैं। इसका एक खास अदबी मैदान था तंज़ो ज़राफ़त करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 10, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। बिहार के किस कॉलेज में अहमद जमाल पाशा ने मुलाजिमत की। यानी बिहार का कौन ऐसा कॉलेज था जहां पे अहमद जमाल पाशा जॉब किया करते थे, काम करते थे अपना। ऑप्शन है मिर्जा गालिब कॉलेज, मिल्लत कॉलेज दरभंगा, ओरिएंटल कॉलेज, उनके अलावा आपके पास ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज। ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज, यहीं पे इनका ससुराल था और इनकी जो है ना वफात होती है पटना में। और अहमद जमाल पाशा को जो है ना जो इनको दफनाया जाता है इसमें सीवान में ही, और सीवान में ही ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज है। यहीं पे ये जॉब करते हैं कौन, अहमद जमाल पाशा। कौन, अहमद जमाल पाशा। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास सवाल नंबर 11 है, बाग वो बहार कब लिखी गई है। आपसे पूछा जा रहा है बाग वो बहार जब लिखी गई है उसका शन अशात बताएं, यानी कब पब्लिश हुई है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है 1901 में, 1801, 1880 और 1850 ईस्वी। तो अगर आपको पता होगा फोर्ट विलियम कॉलेज की कायम जो किया गया था, फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 ईस्वी में, ठीक है, 1800 ईस्वी में। अगर आप ऑप्शन देखते हैं 1901, ये तो होगा नहीं, क्योंकि 1901 से पहले ही जो है ना फोर्ट विलियम कॉलेज जो है बंद भी हो गया था। अब देखो 1880, ये भी नहीं होगा क्योंकि इससे पहले ही बंद हो गया था फोर्ट विलियम कॉलेज। उसके बाद देखो 1850, ये भी नहीं होगा, इससे पहले ही हो गया। तो होगा क्या, तो 1801 यहां पे साफ साफ नजर आ रहा है कि 1801 ईस्वी में जो है ना 1801 ईस्वी में बागो बहार की अशात हुई है। और अगर बात करें हम लोग तो 1802 ईस्वी में इस पे नजरे शानी पड़ा। कब, 1802 ईस्वी में। और फाइनल जाकर के 1804 में, कब, 1804 में अशात हुई, इनकी पब्लिश हुआ, यानी मंजरे आम पर यह किताब आई, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग सवाल नंबर 12 की तरफ। ध्यान से देखना सारे बच्चे। क्वेश्चन है, कॉलेज की तरफ से बाग वो बहार पर मीर अमन को कितने रुपए का इनाम मिला। ऑप्शन है 200 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए और 500 रुपए। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 500 रुपए। कॉलेज की तरफ से बागो बहार पर, यानी बागो बहार जो ये एक किताब है, दास्तान की किताब, इस किताब में जो 5 कहानियां बयान किया गया है, 4 दुर्वेश यानी 4 फकीरों की, एक बादशाह आजाद वक्त की, इस किताब का हिस्सा है ये 5 कहानियां। और बागो बहार के अवज पर इनको मिला था उस वक्त, कब, 1801 में। 500 का कितना अहमियत होगा, तकरीबन 5 लाख के करीब, यानी 500 रुपए का इसको अवार्ड दिया गया था इसके अवज पर, ठीक है। किसके अवज पर, बागो बहार के अवज पर। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल आपके पास सवाल नंबर 13 है, ध्यान से देखना सारे बच्चे। तौबा टैक्सिंग का ताल्लुक किस सिन्फ से है, यानी तौबा टैक्सिंग को जो है ना किस सिन्फ के हैसियत से जानते हैं, किस वजह से जानते हैं, यह आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है आपके पास खुद नविश,
ड्रामा, अफसाना और मकतूब निगारी। तो आप लोग बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी क्यों होगा? तौबा टेक्सिंग चैप्टर नंबर 7 का नाम है और चैप्टर नंबर 7 से ही हम लोगों का अफसाना शुरू हुआ है। चैप्टर 7 तौबा टेक्सिंग अफसाना है, चैप्टर 8 प्रॉमिस अफसाना है, चैप्टर 9 आपका शफी जावेद का जो है ना क्या नाम है उसका, भोले बिस्तरे गीत, ये भी अफसाना है। और चैप्टर 10 इब्राहिम सुक्का, ये भी एक अफसाना है। यानी आपके निसाब में जो है ना ये चारों क्या है, अफसाना है। और ये अफसाना ये क्या हो जाएगा आपका, तौबा टेक्सिंग, ये एक अफसाना है भाई। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। ठीक है, अब पता चल रहा है आप लोग जो बच्चे सोच रहे थे कि सेंटअप का एग्जाम हम लोग का होने वाला है, क्या होगा, जितने क्वेश्चन पढ़ाए थे वो सबसे टकराया है कि नहीं टकराया, बताओ तो अब आप लोग क्या कह रहे हो आप लोग इसके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, सवाल नंबर 14 है, ध्यान से देखते हैं। सवाल नंबर 14 ये है, मंटू के पहले अफसाने का उन्वान क्या है? यानी मंटू ने जो पहले अफसाना लिखा था उनके अफसाना का नाम क्या है, टाइटल क्या दिया गया है, उन्वान क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अब आप लोग आंसर ये करेंगे कि क्या होगा, अलाओ, आंख मचोली, तमाशा या फिर फरार। देखो ऑप्शन सी भाई, आप लोग ये भी मैच कर लो, मैं जो क्वेश्चन दिया था और जो ऑप्शन दिया था, आप लोग क्वेश्चन और ऑप्शन को मैच करो। यानी ऑप्शन ए हम अगर अलाउ दिए हैं ए में, तो ए में ही रहेगा ऑप्शन। एक बार अच्छे से जांच कर लेना मेरे पीडीएफ में जो भी क्वेश्चन टकराया है। ऑप्शन बी में अगर हम आंख मचोली दिए हैं तो वही ऑप्शन रहेगा, तमाशा दिए हैं अगर ऑप्शन नंबर सी में तो वही ऑप्शन रहेगा। ठीक है, फरार दिए हैं तो ऑप्शन नंबर डी में तो वही आपका रहेगा। यानी पीडीएफ में आपको क्वेश्चन और साथ में आंसर भी उसी जगह में मिल रहा है। इससे बड़ी खासियत क्या हो सकती है? आप लोग कहीं पे भी देख लो, कोई भी प्लेटफॉर्म में मैच करके देख सकते हो, कभी भी आपको ऑप्शन के साथ में नहीं मिलेगा, क्वेश्चन मिल जाएगा लेकिन इसके साथ में नहीं मिलेगा। हाँ, और एक बात की ताकीद मैं कर दे रहा हूं आप तमाम बच्चों को, ताकीद ये है कि दरअसल बात ये है कि बहुत सारे जगह आपको फेक वगैरह क्वेश्चन पेपर देखने के लिए मिला है, तो उस चक्कर में आप लोग मत रहना, ये आपका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे उर्दू के लिए जो ना बहुत कमजोरी है, उनको पता भी नहीं होता है कहाँ से पढ़ना नहीं पढ़ना है। तो अच्छे से जांच वगैरह करने के बाद पता चला कि कोई भी आपको यूट्यूब पे मतलब उतना अच्छा नहीं पढ़ा रहा है, तो आप लोग थोड़ा सोच समझ करके एनालिसिस करना। जहां पे भी पढ़ते हो आप लोग पहले एक बार अच्छे से देखना कि पढ़ा रहे हैं वाकई में सही है या फिर आंसर देख करके बताते हैं। ये सब चीज को आप लोग को फोकस करना है, उसके बाद पढ़ना है। किसी को भी अपना जो है ना ये नहीं मान लेना कि भाई हम पढ़ रहे हैं और ऐसे ही बस पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, जो भी पढ़ा रहा है तारीफ करते जाओ, तारीफ पे तारीफ। तो ऐसा आप लोगों को नहीं करना है, एनालिसिस करना है, पढ़ना है। जो चीज पढ़ते हैं वो क्या सही प्रोनाउंसिएशन होता है उसका, या फिर जो वर्ड बोलते हैं सही होता है नहीं होता है, ये सारी चीजों पे भी आपको फोकस करना जरूरी है। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल परफेक्ट होगा, तमाशा। अगला सवाल, सवाल नंबर 15 है, जिलानी बानो ने किस अफसाना निगार पर मोनोग्राफ लिखा? ऑप्शन है आपके पास, ध्यान से देखेंगे, कृष्णचंद, प्रेमचंद, बेदी या फिर सुहेल जिमाबादी। जिलानी बानो ने किस अफसाना निगार पर मोनोग्राफ लिखा था? तो याद रहे कृष्णचंद्र पर लिखा था। किस पर? कृष्णचंद्र पर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 16 है आपके पास, इनमें से जिलानी बानो के अफसानों का मजमुआ कौन है? आंख मछोली, दाना बादाम, रोशनी के मीनार, रोशनी की रफ्तार। बताओ इनमें से जिलानी बानो के अफसानों का मजमुआ कौन है? बताइए जल्दी जल्दी सारे बच्चे। चलिए बहुत बढ़िया, तो आपका आंसर की अगर बात करें रोशनी के मीनार बिल्कुल परफेक्ट होगा। इनमें से जिलानी बानो के अफसानों का मजमुआ कौन है? रोशनी के मीनार। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर आपके पास 17 है, शफी जावेद ने किस मजमून में एमए किया? एमए किस मजमून में किया था? किस मौजू पर, किस सब्जेक्ट पर? ऑप्शन है उर्दू, फारसी, समाजियात और अंग्रेजी। आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? समाजियात। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट जाएगा। ठीक है, अगला सवाल 18 नंबर पे ध्यान से देखना सारे बच्चे। सैयद अजीज अहमद को डायरेक्टर से रिटायर हुए, ठीक है, डायरेक्टर से रिटायर हुए कितने साल हुए थे? ऑप्शन है 10 साल, 9 साल, 8 साल और 6 साल। तो सही आंसर की अगर बात करें, डायरेक्टर जनरल के ओहदे से रिटायर हुए 10 साल हो चुका था तकरीबन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट जाएगा। सवाल नंबर 19 है, सुक्का के मानी होते हैं? तो सुक्का के मानी होता है पानी पिलाने वाला। सुक्का जो है ना, इब्राहिम सुक्का पूरा नाम है, इब्राहिम सुक्का। और ये जो है इब्राहिम सुक्का नाम से एक आपका चैप्टर नंबर 10 का नाम है। इसमें मरकजी किरदार इब्राहिम सुक्का ही होता है। ठीक है, और सुक्का का मानी ही होता है पानी पिलाने वाला। ये गांव में पानी पिलाते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट जाएगा। सवाल नंबर 20 है, अफसाना इब्राहिम सुक्का में स्कूल के इंचार्ज कौन है? अफसाना इब्राहिम सुक्का में स्कूल के इंचार्ज, तो अमीर अली के बारे में हम आपको परिचय कराए थे कि अमीर अली ये एक मुआविन मुदर्रिस थे, यानी जो है ना ये ट्रांसलेटर कर रहे थे या फिर सहायक मुदर्रिस थे। ठीक है, इसी को हम लोग कहेंगे। अब देखो बदरुद्दीन जो है ना, बदरुद्दीन ये आपका स्कूल का
इंचार्ज थे, और अब्दुल रब स्कूल का हेडमास्टर, उसके बाद बेदार खान देशमुख गांव का एक दबंग आदमी जिसकी बहन से जो है ना इब्राहिम सुक्का मोहब्बत कर बैठता है। मोहब्बत करने के बाद मोहब्बत का सिला क्या मिल पाता है, आखिरकार दोनों की मौत हो जाती है। इस कहानी को अगर आप पढ़ना चाहते हैं एएस उर्दू एजुकेशन क्लास 12 चैप्टर 10 लिखिएगा, आपको ये पूरी कहानी समझा दी है, उसमें देख लीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल आता है सवाल नंबर 21, ध्यान से देखेंगे। सलाम बिन रज्जाक ने मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के स्कूलों में कितने वर्षों तक मुलाजिमत की, यानी सलाम बिन रज्जाक जो है मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के स्कूलों में कितने साल तक जो है ना जॉब किया था, ये पूछा जा रहा है। तो सबको पता होगा भाई, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, 35 वर्ष तक किया था, सबको पता है ना, ऑप्शन ए बहुत बढ़िया सही है आप लोगों का आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यानी 35 वर्षों तक इन्होंने मुलाजिमत किया था यानी जॉब किया था। सवाल नंबर 22 है, गुब्बारे खातिर में कितने खतूत हैं, तो गुब्बारे खातिर में टोटल मिलाकर के 24 खतूत हैं, और इस खतूत के ये एक क्या है, खतूत का मजमुआ है। इनके मुसन्निफ राइटर का नाम है मौलाना अबुल कलाम आजाद। उनके अलावा अगर बात करें मौलाना अबुल कलाम आजाद, तो ये किला अहमदनगर जेल से लिखे हैं खतूत, और ये टोटल खतूत जो है ना अपने दोस्त हबीबुर रहमान खान शिरवानी के नाम पर लिखे हैं। इसका आंसर की अगर बात करें 24, और हमारे निसाब में गुब्बारे खातिर से 3 खतूत दिया हुआ है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके निसाबी किताब में गुब्बारे खातिर से कितने खतूत शामिल हैं, तो आप लोग बताएंगे 3। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए सही होगा। ठीक है, अगला सवाल आता है 24 नंबर पे, ध्यान से 23 नंबर पे, गुब्बारे खातिर के खतूत किस जेल से लिखी गई है। ऑप्शन है आपके पास, ध्यान से देखना सारे बच्चे, हजारीबाग जेल, बांकीपुर जेल, किला अहमदनगर जेल और तहार जेल। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, किला अहमदनगर जेल से ही लिखी गई है। चलो ये सबको थोड़ा सा फास्ट करते हैं क्योंकि उर्दू ग्रामर आपको समझाना काफी जरूरी है। लास्ट में उर्दू ग्रामर आया है, उर्दू ग्रामर को अच्छे से समझा करके पढ़ाएंगे। बोलो आप लोग फास्ट करना चाहिए ना। देखो रजब अली बेग सरवर की वफात कहाँ हुई है, तो रजब अली बेग सरवर की वफात होती है रामनगर बनारस में। ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। सवाल नंबर 25 है, फसाने आजाद में कहाँ की माशरत पेश की गई है, तो फसाने आजाद में जो है ना लखनऊ की माशरत पेश की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर पे, बेदी ने लाहौर के किस रिसाले की इदारत की है, तो सारंगी की इदारत की है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला सवाल की तरफ अगर बढ़े, 27 नंबर सवाल आपके पास है, अफसाना क्वारंटाइन का मरकजी किरदार कौन है, तो अफसाना क्वारंटाइन का मरकजी किरदार की अगर बात करें भागू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट। सवाल नंबर 28 होता है आपके पास, जयप्रकाश नारायण आला तालीम यानी हायर एजुकेशन हासिल करने के लिए किस मुल्क का सफर किया था, तो याद रहे अमेरिका का किया था। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अगला सवाल आपके पास, सवाल नंबर 28 हो गया कंप्लीट। 29 नंबर क्वेश्चन है, कामिल इनकलाब के मुसन्निफ कौन है, तो कामिल इनकलाब ये एक क्या है, खुतबा है। इनके मुसन्निफ जयप्रकाश नारायण है, और जयप्रकाश को शॉर्ट में जेपी भी बोला जाता है। ठीक है, तो याद रहे कामिल इनकलाब, इसको हम लोग इंग्लिश में टोटल रिवोल्यूशन कहते हैं, हिंदी में संपूर्ण क्रांति कहते हैं। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी जयप्रकाश नारायण, परफेक्ट। ठीक है, सवाल नंबर 30 है, अली सरदार जाफरी ने अपनी जिंदगी का आगाज किस सिन्फ से किया है, यानी अफसाना से, गजल को या नज़्म निगारी या फिर इंशाया निगारी से। तो अपनी जिंदगी की शुरुआत इन्होंने अफसाना निगारी से की है। सबसे पहला इसका अफसाना 1933 ईस्वी में आया है। ठीक है, याद रहे। उसके बाद जो है ये अपना रुख जो है नज्म निगारी की तरफ, शेर व शायरी की तरफ तवज्जो कर लिया, और उधर जो है अपना एक बहुत बड़ा फील्ड बना लिया। ठीक है, लेकिन शुरुआत इनकी अफसाना निगारी से हुई थी। अगला सवाल 31 नंबर पे ध्यान से देखेंगे, इनमें नज्म निगारी की हैसियत से किस शायर को तस्लीम किया गया है, किस शायर को जो है ना नज्म निगारी की हैसियत से हम लोग जानते हैं, पेश किया गया है, माना गया है। ऑप्शन है फाइज दहलवी, शाद अजीम आबादी, नजीर अकबर आबादी, मीर अनीस। सही आंसर की अगर बात करें नजीर अकबर आबादी। हम आपको पिछली क्लास में यानी पढ़ा चुके हैं, पिछली चैप्टर में। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। सवाल नंबर 32 है, नज्म खेती का मरकजी किरदार कौन है, तो नज्म खेती का मरकजी किरदार वक्त है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। 33 नंबर क्वेश्चन, अमीर हनफी ऑल इंडिया रेडियो के किस ओहदे से सुबकदोश हुए थे, यानी रिटायर हुए थे, तो स्टेशन डायरेक्टर के ओहदे से रिटायर हुए थे। सवाल नंबर 34 है, अकबर इलाहाबादी किस तरह के शायर थे, तो अकबर इलाहाबादी जो है ना ये एक जरीफ शायर थे, जरीफाना शायर थे। ठीक है, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। सवाल नंबर अगर बात करें 34-35 नंबर क्वेश्चन, नज्म बरकलिशा में शायर ने गुलशन फितरत की बहार किसको कहा है, हम लोग जो है अब ये आपका चैप्टर नंबर 15 में पढ़ चुके हैं, ये मिस को कहा है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। ठीक है, चलिए हम लोग फास्ट जा रहे हैं तो सही कर रहे हैं कि नहीं, चलिए आप लोग बताओ। अगर फास्ट जाना चाहिए तो यस लिखिए, अगर स्लो चलना चाहिए तो नो लिखिए। सवाल है 36, मुतशायर की नजर में गमखार कौन है, तो मुतशायर की नजर में जो है ना जो पीरूडी निगार हो, यानी जो पीरूडियां लिख दे, जो तर्ज बता दे किस अंदाज में पढ़नी चाहिए, वही जो है ना मुतशायर के नजर में गमखार है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा,
बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, किसी का नो तो नहीं आया, सबका लगभग यस यस है। तो चलो फिर फास्ट ही चलते हैं हम लोग। सवाल नंबर 37 है, नज्म मुतशायर किस तरह की नज्म है? तो नज्म मुतशायर जो है ना ये एक जरीफाना नज्म है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। सवाल नंबर आपके पास 38 है, डीएलएड की एजाजी डिग्री से यूजी ने मोहनताले क्या है? यूजी ने मोहनताले को किस यूनिवर्सिटी ने नवाजा? तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने नवाजा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। 39 नंबर क्वेश्चन, यूजी ने मोहनताले की कौन सी नज्म आपके निसाब में शामिल है? तो ये आपका हम नहीं जानते हो जाएगा। हम नहीं जानते, जानते हैं, हम नहीं जानते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल परफेक्ट जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है सवाल नंबर 40, गालिब का मजार कहां है? तो इनकी पैदाइश होती है आगरा में और वफात होती है दिल्ली में। गालिब का मजार दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला सवाल की तरफ अगर बढ़े, सवाल नंबर आपका 41 है, गालिब की वालदा का क्या नाम था? तो गालिब की वालदा का नाम है इज्जतुन्निसा बेगम। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। सवाल नंबर 42 है, इनमें से कौन पैरवी मीर के लिए नहीं जाना जाता है? तो यगाना चंगेजी पैरवी मीर के लिए नहीं जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। सवाल नंबर 43 है, यगाना चंगेजी की पैदाइश कब हुई? 1884 ईस्वी में यगाना चंगेजी की पैदाइश होती है। ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 44 है, कितने साल की उम्र में खलील रहमान अज़मी की वफात हुई है? तो 51 साल की उम्र में खलील रहमान अज़मी की वफात हुई है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरज है गोना मेहरबा है सर पे डॉट डॉट साहिबा मिसरा मुकम्मल कीजिए। तो ये आपका हो जाएगा नीला साहिबा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल परफेक्ट होगा, नीला साहिबा। 46 नंबर क्वेश्चन है, कतई तारीख गम अरशद किसकी मौत पर लिखी गई है? चचा की मौत पर, बेटे की मौत पर, भाई की मौत पर या फिर वालिद की मौत पर? तो सही आंसर की अगर बात करें, ये आपका बेटे की मौत पर, जिनका उम्र था एज था 34 साल और इनका क्या था? बेटा था अरशद नाम से, और गमे अरशद के मुसन्निफ का नाम है अता काकवी। ठीक है, जो कि कतई तारीख लिखे हैं अपने बेटे के नाम पर। सवाल नंबर 47 है, गमे अरशद क्या है? नज्म है, मरसिया है, कसीदा है या फिर कतई तारीख है? तो गमे अरशद ये एक आपका कतई तारीख। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा परफेक्ट आंसर। सवाल नंबर 48 है, इनमें कौन शायर मरसिया निगार के लिए मशहूर है? मीर हसन, मिर्जा शौक, मीर तकी मीर, मीर अनीस? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ऑप्शन डी यानी मीर अनीस हो जाएगा। ठीक है, हालांकि देखो हाँ यहाँ पे जो है ना आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला सवाल आपके पास सवाल नंबर 49, मरसिया के लिए पहले बार मुसद्दस की हैयत किसने इख्तियार की? तो मरसिया के लिए सबसे पहली बार जो है ना सौदा मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा मुसद्दस की हैयत अख्तियार की। मैं एक बार समझाया था आप लोगों को, दो दो करके लाइन लिखना, इस तरह करके दो दो करके लाइन लिखना, ये आपका मुसद्दस का हैयत कहलाता है। ठीक है, दो लाइन ऊपर में, फिर दो लाइन इस तरह से, फिर दो लाइन नीचे में, ये आपका मुसद्दस का हैयत। और इसी सूरत में बाकी के शोरा लिखने लगे, बाकी इस तरह से जो है ना काफी प्रचलित हो गया। तो फाइनली आंसर की अगर बात करें ऑप्शन नंबर सी, सौदा ने लिखना शुरू किया था। सवाल नंबर 50 है, सिर्फ मरसिया को बामे उरूज तक कौन पहुंचाया? ठीक है, बामे उरूज से मुराद ये है यानी जिस सिर्फ में पहुंचना चाहिए, जहां इनका बुलंदी मकाम है, जहां तक पहुंचना चाहिए। मान लो हम लोग, ये एक मकसद है, उर्दू का चैनल खास तौर पर पूरे बिहार में पहुंचना चाहिए। जब पूरी तरह से पहुंच जाएगा, समझ लो एक तरह से एक अचीवमेंट हो गया। ठीक है, कि पूरे बिहार के लोग जान रहे हैं इस उर्दू के ऑफिशियल चैनल को। ठीक है, इसलिए यहां पे कहा जा रहा है कि जो असल मकसद था वहां तक कौन पहुंचाया? तो सिर्फ मरसिया को बामे उरूज तक किसने पहुंचाया? तो देखो दोनों मिलकर के पहुंचा था, मीर दुबैर और मीर अनीस। हम आपको बताए थे जो ऑप्शन पहले रहे उस ऑप्शन को आपको क्लिक करना है, और मीर अनीस के बारे में ज्यादा आप लोग प्रचलित सुने होंगे, इसलिए सही है दोनों, लेकिन ऑप्शन मारना है बी पे, क्योंकि एक ही ऑप्शन को मारना है ना। ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। सवाल नंबर 51 है, जोश की किताब यादों की बारात का ताल्लुक किस नस्ली सिन्फ से है? पूछा जा रहा है कि जोश की किताब जिसका नाम है यादों की बारात, ये जो है ना किस सिन्फ में आते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है तनकीद में, सवाना में, खुद रविश्त में या फिर तारीख में। तो आप लोग बोलेंगे ऑप्शन इसका तो पहले मार देते हैं, ऑप्शन सी खुद रविश्त सही होगा। खुद रविश्त किसको कहते हैं पता है आप लोगों को? आप अपनी बारे में लिख रहे हैं खुद से, वो आपका खुद रविश्त हो गया। क्या हो गया? खुद रविश्त हो गया। ऑटोबायोग्राफी भी हम लोग इसको कहेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। सवाल नंबर 52 है, ध्यान से देखें, भूखों की नजर में बिजली है, तोपों के दहाने ठंडे हैं, ये मिसरा किस शायर का है? ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी जोश हो जाएगा। जोश मलिह आबादी का ये क्या है? शेर है। ठीक है, जोश मलिह आबादी का अगर आप लोग नज्म पढ़ेंगे वहां पे आपको मिलेगा भूखों के नजर में बिजली है, तोपों के दहाने ठंडे हैं, ये मिसरा आपका जोश मलिह आबादी का है। अगला सवाल आपके पास सवाल नंबर 53, ध्यान से देखेंगे, मिजाज लखनवी की वफात कब हुई? ऑप्शन है 1954, 1955, 1956 और 1957। सही आंसर की अगर बात करें 1955 ईस्वी में, मुहस तकरीबन
51 साल की उम्र में इनका इंतकाल हो जाता है मिजाज लखनवी का। कब? 1955 में। ठीक है, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल परफेक्ट जाएगा। सवाल नंबर 54 है, ध्यान से देखें सारे बच्चे। निसाब में शामिल आवारा क्या है? नावल है, अफसाना है, इंशाइया है, फिर नज्म है। तो निसाब में शामिल नज्म ये क्या है? ये एक आपका नज्म आवारा जिनके मुसन्निफ का नाम है मिजाज लखनवी, जो कि आपने ऊपर में देखा। सही आंसर की अगर बात करें, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल परफेक्ट जाएगा। सवाल नंबर 55 है, ध्यान से देखेंगे। वली दक्कन से कहां आए थे? तो वली जो है ना, दक्कन से कहां पे आए थे पता है आप लोगों को? दिल्ली आए थे। कहां पे? दिल्ली आए थे, और बहुत सारे उलेमा से यहाँ पे मिले थे। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल की अगर बात करें, सवाल नंबर 56 है। दबिस्तान दक्कन के सबसे बड़े गजल को शायर कौन है? तो गजल को शायर की अगर बात करें, वली दक्कनी हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। ठीक है, वली दक्कनी। सवाल नंबर 57 है, गुलाम अली रासिख का ताल्लुक कहां से था? लखनऊ, अजीमाबाद, मुर्शिदाबाद और दिल्ली से। तो अजीमाबाद, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला सवाल, सवाल नंबर 58, रासिख की वफात कब हुई? ऑप्शन है 1922, 1923, 1924 और 1925। तो रासिख की वफात कब होती है? देखो जितना भी ऑप्शन है यहाँ पे दिया हुआ है, ये सब के सब ऑप्शन रॉन्ग है। क्या है? वो रॉन्ग है। तो क्या होगा सही आंसर? याद रखें, रासिख अजीमाबादी की पैदाइश होती है 1757 से तकरीबन, देखो 1757 से तकरीबन 1758 के बीच में। ठीक है, 1758 के बीच में। अब बताओ भाई, जिनकी पैदाइश 1757 हो वो क्या 1923 तक जी सकते हैं? बिल्कुल नहीं जी पाएंगे भाई। तो आंसर क्या होगा? ये आपका 1823 होगा। यानी यहां पे 9 के जगह 8 कर देंगे, बाकी आंसर सही। ठीक है, तो जब जितना भी है 1922, यहाँ पे 1822 होना चाहिए, 1824 होना चाहिए, 1825 और 1823 टाइप करने में मिस्टेक है, तो इसको आंसर करते हैं हम लोग ऑप्शन बी, यानी क्या हो जाएगा 1823 ईस्वी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, 19 की जगह 18 कर देंगे, 1823 ईस्वी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, बाकी जिन बच्चों को डाउट लग रहा है ना, आप लोग क्या करेंगे, आप लोग एक बार विजिट कर लेना या फिर देख लेना अच्छे से राशि के बारे में। ठीक है, आपके निसाब में बुक में दिया हुआ होगा अच्छे से। ठीक है, अगला सवाल 59 नंबर पे, अंजुम के माना क्या होते हैं? तो अंजुम के माना होता है सितारे, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। सवाल नंबर 60 है, दरअसल शुअरा में कसीदा को कौन है? कसीदा को कौन है, यानी कसीदा गाने वाला कौन है? तो ये आपका हो जाएगा मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा। ये क्या है? ये कसीदा। ये आप जो है ना पढ़ेंगे अगर मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा के बारे में, तो ये एक कसीदा गो है जो कि घोड़े के ऊपर जो है ना तंज भी किया है और उसकी तारीफ भी किया है। दोनों चीजें किए हैं कौन? मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा, घोड़े के ऊपर। ठीक है, सवाल नंबर 61 है, साहिर लुधियानवी कहां पैदा हुए? ऑप्शन है जालंधर, लुधियाना, अमृतसर और मालिर कोटा। ठीक है, तो बताओ साहिर लुधियानवी कहां पैदा हुए थे? बताइए जल्दी जल्दी आप लोग। साहिर लुधियानवी की अगर पैदाइश की बात करें तो लुधियाना में ही इनकी पैदाइश होती है, इसलिए तो साहिर लुधियानवी बोलते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। सवाल नंबर 62 है, दरअसल शुअरा में से किसका ताल्लुक फिल्मों से रहा है? तो फिल्मों से रहा है साहिर लुधियानवी, अल्लामा इकबाल, शाद अजीमाबादी, मिर्जा गालिब। तो सही आंसर साहिर लुधियानवी, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। 63 नंबर क्वेश्चन, तशबीह के लफ्जी माना है। ऑप्शन है आपके पास, एक चीजों को दूसरी चीज की हम मानी करार देना, एक चीजों को दूसरी चीज के मानिंद करार देना, एक चीजों को दूसरी चीज के मुतजाद करार देना, एक चीजों को दूसरी चीज के मुतरादिफ करार देना। तो पता है आप लोगों को, एक चीजों को दूसरी चीज के हम मानी करार देना, यानी मान लो हम अगर बोलते हैं चांद, या फिर हम लोग बोलते हैं आफताब, या फिर बोलते हैं सूरज, दोनों का मतलब सूरज ही होता है। तो ये हम मानी हो गया। ठीक है, अगर बोलते हैं हम लोग एक चीज को दूसरी चीज की मानिंद करार देना, मानिंद का मतलब होता है जैसा करार देना। क्या देना? उसके जैसा करार देना। मान लो हम बोलते हैं मेरा बेटा चांद के तरह खूबसूरत है, यानी मेरा बेटा चांद नहीं है, चांद के मानिंद, चांद के तरह, उससे हम लोग क्या दिए? मुशाहबा दिए, उसके कंपेयर में बताए। ठीक है, जैसे मेरा बेटा बहादुर है, या फिर मेरा बेटा शेर की तरह बहादुर है। ठीक है, मेरा बेटा शेर नहीं है, मेरा बेटा शेर से मानिंद दिया, शेर से जो है ना मुशाबा दिया और बताया जा रहा है मेरा बेटा शेर की तरह बहादुर है। ठीक है, तो ऐसी हालत में इसको हम लोग क्या कहते हैं? किसी चीज को एक दूसरी चीज के हम मानी करार, तशबीह के लफ्जी माने होते हैं, तशबीह के लफ्जी माना है, तो तशबीह दी जाती है या फिर तशबीह दी जाती है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? एक चीज को दूसरी चीज की मानिंद करार देना, एक चीज को दूसरी चीज के बारे में
कंपेयर करना या फिर बताना उसके कंपेयर में, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखो ऑप्शन नंबर सी को भी समझ लेते हैं। एक चीज को दूसरी चीज के मुतजाद करार देना। मुतजाद का मतलब होता है ऑपोजिट, अजदाद, उल्टा। तो ये तो होगा नहीं, तशबीह का मतलब उल्टा तो होता नहीं है भाई मीनिंग, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर डी में है एक चीज को दूसरी चीज के मुतरादिफ करार देना। मुतरादिफ का मतलब समझते हैं, यानी पर्यायवाची शब्द, ठीक है। एक तरह से इसको क्या कहेंगे हम लोग, पर्यायवाची शब्द कहें दूसरी चीज के हम मानी करार देना। एक हम मानी हो गया और एक हो गया आपका मुतरादिफ लफ्ज। मुतरादिफ लफ्ज मतलब वही आपका मतलब एक का मानी इसका मानी अगर वो है तो इसका मानी भी वही होगा, बिल्कुल सेम, ठीक है। उसी को हम लोग मुतरादिफ कहते हैं। सवाल नंबर 64 है। सवाल नंबर 64 क्या है, इस्तियारा की बुनियाद, इस्तियारा की जो ना बुनियाद रखी जाती है झूठ पर, हकीकत पर, मिजाज पर और किसी पर नहीं। तो याद रहे हकीकत पर तो बिल्कुल नहीं होता है। मान लो हम बोलेंगे मेरा बेटा चांद की तरह खूबसूरत है, तो क्या लगता है आपको, हकीकत है ये? हकीकत नहीं है ना। क्या झूठ बोल रहा है? झूठ में तो नहीं बोल रहा है ना, उनकी तरह लग रहा है, मान दे रहा है कि हाँ खूबसूरत तो है वाकई में, लेकिन ये झूठ भी नहीं है किसी हद तक, उनके अलावा किसी पर नहीं है, तो ऑप्शन ही नहीं होगा। और मिजाज पर इसलिए होगा कि हाँ उसके मुकाबले में, उसके कंपेयर में है, खूबसूरत तो है लेकिन वो चांद नहीं है, वो उसके मुकाबले में खूबसूरत है। तो वो क्या हो जाएगा, हकीकी का उल्टा मिजाज भी होता है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। तो मिजाज पर ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल परफेक्ट होगा, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सवाल नंबर आपका 65 है। इसम फाइल का मिसाल है। इसम फाइल किसको कहते हैं, इंग्लिश में हमको इसी को सब्जेक्ट कहते हैं और उर्दू में इसी को फाइल कहते हैं। फाइल काम करने वाले को कहते हैं। मान लो हम बोलते हैं कि सकीना आम खा रही है, ठीक है। तो सकीना यहाँ पे जो है ना आम खाने वाली हो गई, और आम खाने का काम कौन कर रही है, सकीना। तो काम करने वाला को ही फाइल कहते हैं, ठीक है। और काम किस पे पड़ रहा है, आम पे। आम मफूल हो जाएगा इस सेंटेंस में। अब खा रही है, खा रही ये आपका फेल हो जाएगा। फिर अब दूसरा बच्चा के बारे में बोल रहे हैं, रेहाना परवीन, ये जो है ना ये जैद को मार रही है, ठीक है। तो मारने का काम रेहाना कर रही है, रेहाना फाइल हो गई। जैद को मार रही है ना, जैद मफूल हो गया क्योंकि काम मफूल पे पड़ रहा है, और मारने का काम कर रही है, इसमें फेल क्या हो जाएगा, मारना फेल हो जाएगा भाई, ठीक है। चलो हो गए। और कोई है बच्चा जिसका एग्जाम्पल ले लें, हो गया ना सब लोग, संतुष्टि हो गए। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इसका सही आंसर इसम फाइल का मिसाल है, तो ये आपका हो जाएगा देखने वाला। भाई देखने का काम जो करेगा उसी को हम लोग बोलेंगे देखने वाला, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी देखने वाला। चलो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल आपके पास है, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। जुमला किससे बनता है? जुमला का मतलब समझते हैं आप लोग, सेंटेंस। सेंटेंस किससे बन रहा है, यानी वाक्य जो है ना किससे बनता है, सबको पता होनी चाहिए। ऑप्शन है फेलों से, इसमों से, हरफों से और लफ्जों से। तो सही आंसर की अगर बात करें, ये आपका ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। यानी जुमला जो है ना लफ्जों को मिला करके सेंटेंस बनता है। लफ्ज से मुराद यानी वर्ड से मिला करके ही ना सेंटेंस बनता है, ठीक है। तो वाक्य जो बनता है शब्दों से मिलकर के ही वाक्य बनता है, उसी तरह लफ्ज से मिलकर के जुमला बनता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए था, पता लगभग सबको है। ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट है। सवाल नंबर 66 आता है, कलमा जामिद की मिसाल है नदी, खेलना, कूदना या फिर हंसना। तो कलमा जामिद की मिसाल है, पूछा जा रहा है आपसे यहां पे कौन सा कलमा है। कलमा किसको कहते हैं, किसी भी वर्ड को हम लोग दरअसल कलमा ही कहते हैं। तो कहा जा रहा है कलमा जामिद की मिसाल कौन सा है, एग्जाम्पल कौन सा होगा। क्या नदी हो सकता है, क्या खेलना हो सकता है, कूदना हो सकता है या फिर हंसना हो सकता है, क्या हो सकता है। हम आपको बताए थे जामिद का मिसाल क्या है, यानी वैसा वर्ड, वैसा लफ्ज जो ना के किसी दूसरे लफ्ज से बने और नहीं उससे कोई दूसरा लफ्ज बनाया जाए। जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पर कूदना, कूदना से बन सकता है कूदने वाला, यानी ये जामिद हरगिज नहीं है। अगर देखते हैं हंसना, हंसना से बन सकता है हंसने वाला। खेलना से बन सकता है खेलने वाला। पता ये चला ये तीनों के तीनों जामिद नहीं है। लेकिन नदी से जो है ना, नदी से कोई भी दूसरा वर्ड नहीं बन सकता, ना ही नदी से कोई दूसरा मतलब नदी कोई दूसरा वर्ड से बना है। तो ये आपका होगा ऑप्शन ए, यानी नदी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन आपके पास, ध्यान से देखना सारे बच्चे। माजी के जिस फेल में काम का जारी रहना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं। माजी यानी पास्ट, जो कि गुजरा हुआ जमाना है, उसमें फेल से मुराद है काम का जारी रहना पाया जाए,
वो क्या होता है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए ऑप्शन माजी ना तमाम, माजी मुतलक, माजी करीब, माजी बईद। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी माजी ना तमाम। इसमें काम जो है ना इनकम्प्लीटेड नजर आ रहा है, पूरी तरह से कंप्लीट नजर नहीं आ रहा है, यह आपका माजी ना तमाम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि काम यहां पे पता चल रहा है कि काम जारी है। ठीक है, जैसे तुम खाना खाते थे, काम इनकम्प्लीट लग रहा है, माजी में जो है ना काम इनकम्प्लीट लग रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, इसलिए आपका माजी ना तमाम हो जाएगा परफेक्ट, यानी जारी रहना पता चल रहा है। अगला सवाल 69 नंबर, सही जुमला है उस्ताद ने देखा, उस्ताद देखा, उस्ताद से देखा, उसके बाद उस्ताद ने देखी। तो सही आंसर क्या होगा? याद रहे एग्जाम में इस तरह का एक क्वेश्चन जरूर आता है 100%, और उसमें पहचान करने का सबसे इजी तरीका है, इस तरह का सेंटेंस आएगा आपका एग्जाम में, मेन एग्जाम में, उसको पहचानने का कुछ भी याद नहीं करना है। पहचानने का सिंपल तरीका यह है कि आपका ने वाला क्वेश्चन अब तक हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लें, अगर हर बार पूछा जाता है लेकिन ने वाला पूछा जाता है, तो जिसमें भी ने दिख जाए ना उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग देख रहे हैं ना, उस्ताद ने देखा, अहमद ने मारा, ठीक है, उसने खाया, तो जहां पे भी ने वाला आ जाए इसको हम लोग पूरी तरह से गैस कर चुके हैं। जो जिसमें भी ने दिख जाए आपको समझ लेना वही सेंटेंस बिल्कुल परफेक्ट है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए यानी उस्ताद ने देखा बिल्कुल परफेक्ट होगा। ठीक है, समझ गए सारे बच्चे? तो ये क्वेश्चन 100% आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। ठीक है, सवाल नंबर है आपके पास 70 नंबर, फेले माजी की कितनी किस्में होती हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4 और 6। तो फेले माजी की कुल मिलाकर के 6 किस्में होती है। कौन कौन सा? माजी मुतलक, माजी एहतमाली, माजी शक्किया, उसी को कहते हैं एहतमाली को ही। ठीक है, माजी ना तमाम, उनके अलावा आपका माजी करीब, माजी बईद, ये 6 किस्में होती है किनकी? तो आप लोग याद रखना फेले माजी की ये तमाम किस्में होती है। फेले माजी किसको कहते हैं? पास्ट टेंस को, और पास्ट टेंस की अलग अलग कैटेगरी होती है ना, उसी तरह से उर्दू में भी होता है सेम सिचुएशन, यहाँ पे भी आपको वही सेम देखने के लिए मिल रहा है। 71 नंबर क्वेश्चन झैल में, इसमें नकरा यानी इसमें आम कौन है? यानी ये नाम जो है ना फेमस नहीं है, आम नाम है। ऑप्शन है गंगा, ऑप्शन है जमुना, ऑप्शन है सी नदी, ऑप्शन नंबर डी है झेलम। तो ये क्या हो जाएगा? गंगा एक नदी का नाम है, प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन नहीं है। जमुना भी प्रॉपर नाउन है, झेलम भी प्रॉपर नाउन है। तो ये आपका नदी जो है ना कॉमन नाउन, इसी को हम लोग इसमें नकरा कहते हैं, इसी का दूसरा नाम है इसमें आम। ठीक है, यानी खास नहीं है, ये क्या है? ये आपका आम नाम है। ठीक है ना, चलिए बहुत बढ़िया। सवाल नंबर 72 है आपके पास, ध्यान से देखना। रानी खेल रही है, रानी काम कर रही है खेलने का, कोई रानी है यहाँ पे? तो आप लोग बता सकते हैं इसमें रानी क्या है? ऑप्शन है फेल, सिफत, फाइल या फिर मफऊल। तो रानी खेलने का काम कर रही है, यहाँ पे खेल आपका फेल हो जाएगा, लेकिन खेल रही है, खेलना जो है ना, खेलना यहाँ पे फेल होगा, और खेल क्या हो जाएगा? कौन सा खेल खेल रही है? मान लो क्रिकेट खेल रही है रानी, क्रिकेट खेल रही है, क्रिकेट फिर मफऊल हो जाएगा। तो फाइनली इसका सही आंसर रानी काम कर रही है, फाइल हो जाएगा। भाई काम करने वाला फाइल ही होता है। ऑप्शन सी पे जितने बच्चे गए हैं बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 73 है, कफगीर क्या है? याद रखेंगे, जिससे किसी हथियार का इल्म हो उसको हम लोग इसमें आला कहते हैं, और कफगीर जो है ना ये एक हथियार है, इसलिए आपका इसमें आला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, कफगीर क्या है? इसमें आला है, जो कि किचन रूम वगैरह में इस्तेमाल होता है इस चीज का। सवाल नंबर 74 है, फिर फजलुर रहमान फजलू के नाम से मशहूर है, इसमें फजलू क्या है? तो पता होगा आप लोगों को। वैसे नाम जो किसी अपने नाम के अलावा किसी दूसरे नाम से प्रचलित हो जाए, फेमस हो जाए, वैसे नाम को हम लोग क्या कहते हैं? वैसे नाम को हम लोग क्या कहते हैं भाई? तो उर्फी नाम कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। और खिताब, उर्फ, लक़ब, तकुन्नियत, ये सब के सब अलम की किस्म होती है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सवाल नंबर 75 है, वह खाता है मैं वह क्या है? तो वह जो है ना आपका इसम फाइल हो जाएगा, क्योंकि मान लो हम बोलते हैं अहमद खाता है, अहमद पटना जाता है, अहमद जो है गाड़ी चला रहा है, मतलब बार बार अगर हम लोग इसमें का नाम ले रहे हैं, इसमें के बारे में बात कर रहे हैं, तो नाम सेंटेंस अच्छा नहीं लग रहा है। यानी कहने का मतलब यह है फाइल की जगह में हम लोग वह का इस्तेमाल किए, तो वह भी यहाँ पे तो फाइल होगा ना। अहमद की जगह में हम लोग वह का इस्तेमाल किए हैं, तो वह आपका क्या हो जाएगा? क्योंकि पटना वह खाता है, खाने का काम तो वही कर रहा है ना, वह से मुराद अहमद ले लो, तो इसम फाइल हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी पे कितने बच्चे गए थे? बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 76 है, सुलह का फाइल क्या होगा? सुलह का जो है ना फाइल क्या होगा? तो याद रहे आप लोग, सुलह का फाइल हम लोग सुलह बताए हैं, और आपको ये क्वेश्चन भी बता चुके हैं। बताओ बताएं कि नहीं? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है,
सवाल नंबर 77 है, खबर की जमा क्या होगी? तो खबर की जमा हम लोग ग्रामर में आपको पढ़ाए कि नहीं, अखबार पढ़ाए कि नहीं, याद होगा आप लोग, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है ना। चलिए सवाल नंबर 78 है, इनमें से इसम सिफत की तलाश कीजिए। तलाश का मतलब खोजिए, ढूंढिए, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है बीना, नाबीना, बीनाई या फिर इनमें से कोई नहीं। देखो बीना जिसको दिखाई देता है, नाबीना जो अंधा है, ठीक है, लेकिन बीनाई, बीनाई जो है ना, बीना से बीनाई आता है और ये आपका सिफत हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी यानी एडजेक्टिव, विशेषण, विशेषता यहां पे बताया जा रहा है, ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। 79 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, वह उस बाग का निगहबान है, इसमें लाहका कौन है? इस बाग का निगहबान। तो याद रहे जब भी सेंटेंस में आपको पूछ दे तो आपको मुरक्कब लफ्ज खोजना पड़ता है। इसके लिए खोजने का तरीका आसान ये है, यहां पे देखिए, यहां पे निगाह है एक लफ्ज, निगाह है एक लफ्ज है बान, तो आखिर वाला लफ्ज जो है ना लाहका होता है, तो बान यहां पे क्या हो जाएगा? लाहका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए पे कितने बच्चे गए हैं? बिल्कुल सही है, जो कि हम लोग साबिका और लाहिका आपको अच्छे से समझा चुके हैं, तो फिर दोबारा बताने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए था। देखिए तशबीह की बुनियाद होती है मिजाज पर, हकीकत पर, मुबालिगा पर और झूठ पर। एक बार हम बताएं ना आपको, तशबीह की जो होती है बुनियाद वो मिजाज पर होती है। इससे पहले भी एक क्वेश्चन इसी टाइप का आ गया था और यहाँ पे आप लोग ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक करेंगे, मिजाज पर, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए पे जितने बच्चे दिए हैं। सवाल नंबर 81 आता है, खेलेगा किस तरह का फेल है? खेलेगा, गा आ रहा है ना, गागेगी की अलामत फ्यूचर टेंस, कहने का मतलब मुस्तकबिल। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, खेलेगा। सवाल नंबर 82 है, राम ने रहीम की बात पर हंसा, इसमें हंसा क्या है भाई? तो हंसना तो आपका फेल ही होगा ना, हम बोले राम ने रहीम पर हंसा। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, चांदनी परवीन ने मुस्तफा जैद पर हंसी, ठीक है, तो ये हो गया आपका हंसने का काम, चांदनी की, चांदनी फाइल हो गया और हंसना जो है ना इसमें फेल हो गया। काम किस पर पड़ा? मुस्तफा जैद पर, ये मफऊल हो जाएगा। फाइनली आंसर की अगर बात करें ऑप्शन ए यानी फेल बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सवाल नंबर 83 है, तुम जरूर पास करोगे, ये कौन सा जमाना है? तुम जरूर पास करोगे, ये जमाना जो है ना कौन सा है? करोगे, गे आ रहा है, फेले मुस्तकबिल, फेले माजी, फेले मुस्तकबिल, फेले हाल, माजी करीब, तो फेले मुस्तकबिल जाहिर कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 84 है, वह खेल रही डॉट डॉट जुमला मुकम्मल करें, यानी सेंटेंस को मुकम्मल करना है, पूरी तरह से कंप्लीट करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, तो चांदनी क्या कह रही है? एक मिनट, वाह सर मेरा एग्जाम्पल लेके थैंक यू सो मच। चलो जब घटिया वाला एग्जाम्पल आएगा उस वक्त भी आपका ही नाम का इस्तेमाल होगा, ठीक है, तो उस टाइम पे मत बोलना थैंक यू। वह खेल रही है डॉट डॉट जुमला मुकम्मल करें, वह खेल रही है होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल परफेक्ट जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके पास 84 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। 85 नंबर क्वेश्चन, हुर्फ निदा की मिसाल है, मिसाल का मतलब एग्जाम्पल है। हुर्फ निदा किसको कहेंगे? पता है आपको हुर्फ निदा किसको कहते हैं? जिस लफ्ज के जरिए किसी को पुकारा जाए उसी लफ्ज को ही या फिर उसी हर्फ को हुर्फ निदा कहते हैं। जैसे हम बोलेंगे ए मुबश्शिर, तुम बहुत बोल रहा है, ठीक है, हम लोग जो है ना ए लफ्ज ए से जो है हम पुकार रहे हैं किसको? मुबश्शिर को, तो ए लफ्ज क्या हो गया? ये आपका हुर्फ निदा हो गया। हम बोलेंगे ए लड़के तुम लोग बहुत शोरगुल कर रहे हो, ठीक है, बहुत ज्यादा कमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो ए लफ्ज क्या हो गया? ये आपका हुर्फ निदा हो गया। या फिर बोलना हम लोग या अल्लाह, ठीक है, या हुर्फ निदा से हम अल्लाह ताला को पुकार रहे हैं या अल्लाह, ठीक है, तो या भी हुर्फ निदा हो जाएगा। अब आप लोग सेंटेंस देखो और अच्छे से आप लोग बताओ, हुर्फ निदा की मिसाल है, हुर्फ निदा देखिए क्या, मगर, शायद या फिर ए बाबू, ए बाबू, देखो ए आ गया ना, ए बाबू तुम लोग शोरगुल मत करो, ठीक है, तो सही है। सर मेरा एग्जाम्पल लीजिए, बार बार आपका लिया जाए, इतने सारे बच्चे क्या करने के लिए हैं? ए बाबू, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला सवाल 86 नंबर पे ध्यान से देखें सारे बच्चे, अकबर इलाहाबादी किस पर्चे के नौरत्नों में शामिल है? तो अकबर इलाहाबादी जो है ना अवध पंच के नौरत्नों में शामिल किया गया है, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 87 है, मैं यूनिवर्सिटी में किसकी दरखास्त है, सॉरी खुद किसकी जो है ना खुद नविश्त है, खुद नविश्त यानी खुद से लिखने वाला, तो एहसान दानिश जब यूनिवर्सिटी में काम करते थे मुश्किल से, और उसी यूनिवर्सिटी में जो है ना फिर वो एक हैसियत से, बहुत बड़ी हैसियत से फिर उसी में जो है ना बहाल हो गए, तो अपनी खुद नविश्त के जरिए बताए गए सारी चीजों को
तो अपने बारे में जो लिखते हैं उसको खुद नविश्त कहते हैं, उसी को हम लोग ऑटोबायोग्राफी भी कहते हैं। तो सही आंसर की अगर बात करें ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, एहसान दानिश इसके मुसन्निफ है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला सवाल 88 नंबर पे ध्यान से देखना सारे बच्चे, इनमें कौन सी तखलीक अफसाना नहीं है, यानी जो है ना ये अफसाना नहीं है, ये दूसरा सिन्फ है अफसाना को छोड़ करके। देखिए नजीर अहमद की कहानी प्रॉमिस अफसाना है ना, हम बताए थे चैप्टर नंबर 8 में अफसाना है, चैप्टर नंबर 10 इब्राहिम सुका ये भी अफसाना है, और टोबा टैक्सिंग चैप्टर नंबर 7 ये भी आपका क्या है, तो ये आपका अफसाना है। तो पता ही चला नजीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी जुबानी, ये एक खाका है जो कि चैप्टर नंबर 1 का नाम है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग अगला सवाल, सवाल नंबर 89 है, दरअसल में माजी शिक्या कौन होगा। ठीक है, कितने बच्चे आज नहीं देख रहे हैं, जकिया खानम शायद आज नहीं आया होगा। ठीक है, क्योंकि देख नहीं रहे हम जकिया खानम को, जकिया खानम आज नहीं आई होगी, इस तरह बोलेंगे। ठीक है, मुझे शक हो रहा है, पता नहीं आई है या नहीं आई है, लेकिन मुझे इस सेंटेंस में शक हो रहा है, शक व शुबा हो रहा है, पता चल रहा है, मतलब मुझे शक है इसमें। ठीक है, तो यहां देखिए माजी शिकिया यानी जिसमें शक हो, देखिए वह आया होगा, वह आता था, वह आता है, वह आएगा, इसमें शक हो रहा है भाई, माजी शिकिया हो जाएगा, वह आया होगा। कुछ बच्चे बोलेंगे ना कि वह आया होगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, वह आया होगा। जरा खान सर इन लोग को छोड़िए, मेरी नाम ले लीजिए। जरा खान आप तो आकर के ही ना गलती कर दिए, आपको नहीं आना था, जो बच्चे प्रेजेंट नहीं रहेंगे उसके बारे में जिक्र किया जाएगा कि नहीं आया होगा, तो जकिया खानम नहीं आई होगी, इसलिए ये आपका वह आया होगा। कुछ बच्चे बता रहे हैं वो आया होगा, उन लोग भी शक में है, तो ये सेंटेंस माजी शिकिया में चले जाएगा, शक वाला जुमला में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई, अगला सवाल 90 नंबर पे, मैं आया था कौन सा सेगा है। अब बोलेंगे मुबश्शिर अली या फिर चांदनी परवीन या फिर मान लो ड्रामा क्वीन, ये कहेगी मैं आया था, अकेले के बारे में बता रही है, या फिर मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो मैं खुद बोल रहा हूं भाई, अकेला हूं, तन्हा हूं, तो यहां से तो पता चल गया आपको कि वाहिद हूं, अकेला हूं। और बोलने वाले को मुतकल्लिम कहते हैं, बात करने वाले को मुतकल्लिम कहते हैं। जब अकेला बात करे तो वाहिद मुतकल्लिम भाई क्या हो जाएगा, देखो मैं आया था, कौन सा सेगा है, बात कर रहा है ना, वाहिद मुतकल्लिम होगा, गायब तो है नहीं कि वाहिद गायब होगा, क्योंकि मैं बोलने वाला हूं मुतकल्लिम। ठीक है, हाजिर तो है नहीं, जो दूसरा सेकंड पर्सन होता है वो आपका हाजिर होता है, और जमा मुतकल्लिम, बहुत सारे लोग तो बोलने वाले हैं नहीं जमा मुतकल्लिम, तो ये जमा मुतकल्लिम भी नहीं होगा। फाइनली आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी पे, वाहिद मुतकल्लिम पे। ठीक है, समझ में आ रही है बातें। अब बढ़ते हैं 91 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, दरअसल माजी बैत की मिसाल है, मैं खाया था, तुम खाते हो, वह खाएगा, उसने खाया। माजी बैत, तुम, मैं, खाया, था, थे, थी। ठीक है, बताओ भाई क्या नाम है, रेहाना परवीन, कल आप आए थे, कल आप आए थे कि नहीं आए थे, खुश नसीब कल आप आए थे कि नहीं, सना सिद्दीक आप आए थे कि नहीं, एमडी निसार आलम क्या आप आए थे। तो फाइनली अगर हम लोग बात करें दरअसल में माजी बैत की मिसाल कौन था, तो आप लोग बोलेंगे सर मैं खाया था, कल की बात कर रहे हैं हम लोग, पास्ट की बात कर रहे हैं, जो वक्त गुजर चुका है उसकी बात कर रहे हैं, तो फाइनली इसका था पता चला ना, ये माजी बैत हो जाएगा, यानी पास्ट टेंस को ही हम लोग माजी बैत कहते हैं। तो ये आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, मैं खाया था, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए पे कितने बच्चे गए हैं, बिल्कुल आप लोगों का परफेक्ट है। ठीक है, 92 नंबर क्वेश्चन आता है आपके पास, उस्ताद पढ़ाते थे, कौन फेल है, पढ़ाते थे। ठीक है ना, थे आ रहा है, पता चल रहा है ना, थे, यानी आप लोग कल पढ़ने आए थे और हम पढ़ाते थे। कल की बात की जा रही है, पास्ट की बात कर रही है, माजी की बात कर रही है, गुजरा हुआ जमाना की बात की जा रही है, यानी भूतकाल की बात की जा रही है। फाइनली आंसर की अगर बात करें माजी बैत हो जाएगा भाई, माजी बैत जो कि गुजरा हुआ जमाना, आए थे, थाते थी का पहचान, पढ़ाते थे। देखो काम कंप्लीट नहीं हुआ है, ऑप्शन नंबर बी पे आप लोग दे चुके हैं, माजी बैत रॉन्ग, क्योंकि काम इनकम्प्लीटेड है। हम आपको बताए थे जहां पे काम इनकम्प्लीटेड हो, काम का होना जारी रहा जाए या फिर समझा पता चले, वो आपका क्या होगा, माजी बैत नहीं होगा। तो क्या होगा, माजी ना तमाम, क्योंकि काम इनकम्प्लीटेड है, पास्ट में पूरी तरह से काम तो कंप्लीट ही नहीं हुआ है। रिजवाना समझ रही है आप, देखो उस्ताद पढ़ाते थे, कौन फेल है, आपको पता नहीं कि कितने बजे तक हम पढ़ाए थे, पढ़ाते थे, यानी माजी में काम का जारी होना पता चल रहा है। जहां पे भी ता था, ते थे,
थी आ जाए वो आपका माजी ना तमाम होगा। अगर डायरेक्ट आ जाए आपका था, खाता था, पीता था, पढ़ता था, ठीक है, ये आपका माजी बईद का मिसाल हो जाएगा। था आ जाए तो समझ लेना माजी ना तमाम, यानी माजी में काम कंप्लीट नहीं है। फाइनल आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। अगला सवाल 93 नंबर पे है, अजाब की जिद क्या होगी? अजाब की जिद ऑपोजिट, अजदाद सवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, अगला सवाल 94 नंबर पे, जिला की जमा क्या होगी? तो जिला की जमा होती है अजला। अजला कहां पे है? ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, 94 का ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर आपका 95 है, दरअसल में कौन सा लफ्ज मुजक्कर है? मुजक्कर समझ रहे हैं आप लोग, यानी कौन सा लफ्ज से पता चल रहा है कि लड़का जात का पता चल रहा है, यानी पुल्लिंग जात का, फीमेल जात, सॉरी मेल जात का। तो परफेक्ट आंसर की अगर बात करें, यहां पे अगर हम लोग देखें, नमाज हो गई, अल्लाह की नेमत मुझे हासिल हुई, अजान हो रही है, लेकिन हज आपका क्या हो जाएगा? मुजक्कर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। ठीक है, 96 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से मुअन्नस की निशानदेही कीजिए, यानी मुअन्नस की पहचान कीजिए, यह आपसे पूछा जा रहा है। मेरा नाम नहीं लीजिए, मुअन्नस हो जाएगा लड़की जात। 97 नंबर क्वेश्चन, आसमान से तारे तोड़ना का मतलब होता है बहुत मुश्किल काम करना, मुश्किलों से गुजरना, बुलंदी से कूदना, आसमान के तारों को देखना। सही आंसर, बहुत मुश्किल काम करना भाई, आसमान से तारे तोड़ना का मतलब होता है बहुत मुश्किल काम कर देना, बहुत मुश्किल काम कर दिखाना। आम का हमसूत लफ्ज क्या होगा? ऑप्शन है खाम, आम, काम और नाम। हम आपको एग्जाम्पल के साथ समझा रहे हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, शीन ये रे, ठीक है, शेर, और एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग शीन ऐन रे, शेर। ठीक है, क्या लेते हैं? शेर। दोनों लफ्ज का हम लोग अगर बोल रहे हैं, आवाज एक ही तरह से निकल रही है ना, लेकिन मीनिंग में फर्क है। फर्क क्या है? इस शेर से मुराद होता है जंगली जानवर, और इस शेर से मुराद होता है शेर व शायरी। उसी तरह से हमसूत लफ्ज किसको कहते हैं? यानी आवाज की तलफ्फुज की अदायगी तो एक जैसा हो, सुनाई दे, लेकिन उसका मीनिंग अलग अलग होता है। जैसे मतलब हम लोग बात करें आम, आम से मुराद है आम लोग, कोई भी हो सकता है इसमें, लेकिन इस आम से मुराद है आपका खाने वाला आम। दोनों का मीनिंग में डिफरेंट है, आवाज की प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम लग रही है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल परफेक्ट होगा। और ऐसे वर्ड को हम लोग हमसूत लफ्ज कहते हैं। अब जब भी होगा आप लोग आराम से बना सकते हैं, यही तो है एक्सप्लेनेशन का फायदा। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा आप लोग आराम से बना सकते हैं, किसी तरह की कोई दुश्वारी, कोई परेशानी नहीं होगी। और सेंटेप के पैटर्न पे ही आपको पता होनी चाहिए, सेंटेप के पैटर्न पे ही आपका बोर्ड एग्जाम लिया जाता है। और इस तरह से अच्छे से अगर आप लोग एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं एक एक क्वेश्चन को, समझ लो आपका ग्रामर का टेंशन फ्री। ठीक है, देखो सोहेल के